खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सुपर इंडियंस का आयोजन जोधपुर के होटल रेडिसन में आयोजन हो रहा है। समारोह में चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र शिरकत कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता गान से सर हम शुरुआत करेंगे और तमाम हमारी ऑडियंस वो भी अपने स्थान पर खड़ी हो जाए और टेक्निकल टीम प्लीज राष्ट्रगान। सुपर इंडियंस का आयोजन और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई आपको तब और सीनू सपेरा जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया आप भी मंच पर पधारें और उनको फेलिसिटेट भी करें क्योंकि सीनू सपेरा जी भी बहुत बड़ी हस्ती हैं और आज फर्स्ट इंडिया न्यूज की चैनल हेड का स्वागत। जाखड़ साहब के होटल में इतना सुंदर कार्यक्रम देखने का मौका मिला, हमारी टीम ने आयोजित किया। बस जाखड़ साहब एक कमी रह गई आज के प्रोग्राम में, गहलोत साहब नहीं है। उनके बिना जोधपुर सुना है। हमने कोशिश की, रायपुर में है, आज रात को शायद लौटेंगे जयपुर। और पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन ये मैंने जेसी शो में कई बार कहा, राजनीति में लोग आते हैं जाते हैं, सब हैं। पायलट साहब हैं, गजेंद्र सिंह जी हैं, सब हैं, सब आते हैं। पर 10 साल से मैंने एक बात बहुत निष्पक्ष तरीके से हमेशा जेसी शो में कही कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब है गहलोत। व्यू है अपना अपना, और मीडिया में क्या है कि व्यू रखने की आज़ादी और स्वतंत्रता रहती है। तो आज का ये कार्यक्रम जो है, ये बेसिकली हमारे जो स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र हैं मनोज जिज्ञासी गोविंदा जी, उनकी परिकल्पना है। और गोविंदा जी तो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छे इंसान हैं। आप सुनेंगे थोड़ी देर में उनके विचार, कहाँ से कहाँ माँ बाप के आशीर्वाद से कोई व्यक्ति कैसे पहुँचता है। हम भी उसी श्रेणी में हैं, माँ बाप के आशीर्वाद से, ईश्वर कृपा से कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं और कहाँ से कहाँ की जो बात करते हैं। तो 2 मिनट की एक कथा, चूँकि मेरे सीनियर मित्र ब्यूरोक्रेट्स यहाँ मौजूद हैं, तो लाइफ कैसे पलटा खाती है, कैसे कोई व्यक्ति ब्यूरोक्रेट से मीडिया मैन बन जाता है और कैसे भाग्य उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है मीडिया में जो है। तो एक दिन क्या हुआ, कमिश्नर साहब की 2008 में जब मैं नौकरी में था और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था उस दिन में, तो मेरे सामने एक आईएएस अफसर रहते हैं जवाहर नगर में, वो रिटायर हो गए, मिलने आए शाम को। तो बोले कि एक सिफारिश करनी है आपसे। हमने कहा बताएं। उनके जो पड़ोसी है अपना, ये मेरे को नमस्ते नहीं कहता,
हमने कहा रिटायरमेंट से पहले कहता था कि हाँ कहता था। तो हमने उसको बुलाया पड़ोसी को और उन्होंने कहा ऐसा क्यों करते हो, और ब्लैंक देखते हो उसके फेस से बड़ा इमोलेशन होता है, क्यों करते हो यार ऐसा। तो वो खांटी किस्म का पड़ोसी था मेरा, उसने कहा आपने मुझे क्यों बुलाया। हमने कहा यार हम अपने आप को गली का थानेदार समझते हैं, बुला लिया तेरे को। भाई तो नौकरी का रुतबा होता है ना, मनोविज्ञान। तूने साहब एक बात सुन लीजिए ध्यान से, 2 साल बाद आप रिटायर होंगे तो मैं आपको भी नमस्ते नहीं करूंगा। मैं हिल गया और मैंने तुरंत समय मांगा मुख्यमंत्री जी से। वसुंधरा जी थी, रात 9:30 बजे मैं मिला उनसे उसी दिन। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या अर्जेंसी थी, समय मांगा। हमने कहा एक घटना हुई आज, क्योंकि इससे क्या मतलब। तो मैंने इसका मतलब ये है कि मैं VRS लेना चाहता हूँ, नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। कि क्यों। मैंने कहा 2 साल बाद मेरी भी ये स्थिति होगी, लोग नमस्ते नहीं करेंगे। और जो जितने बड़े पद से रिटायर होता है पब्लिकली, उसको लोग उतना ज़्यादा ह्यूमिलेट करते हैं, ऐसे ही बिना किसी कारण के। रात चलते हुए जा रहे लोग मैं बड़ा समझता था अपने आप को, और भाई क्या ऐवी खाम खा जो है। तो खैर मैंने उनका क्या करोगे, मैंने कहा गोविंदा जी मैं ऐसा काम करूंगा कि कभी रिटायर ही नहीं होऊं। तो उन्होंने कहा क्या करोगे भाई। मैंने कहा मैं मीडिया में जाऊंगा। क्यों। मैंने कहा IAS रहने के बाद है ना, फिर उतना रुतबा तो रखना पड़ेगा ना। तो इंडिया में रुतबा 2 जगह हैं, या तो कमिश्नर साहब पास, कलेक्टर साहब पास है सरकारी नौकरी में, और या फिर पत्रकारों के पास है मीडिया में। तो क्यों राजीव। तो हमने कहा चलो भाई मीडिया में चलते हैं। तो मैडम के हाथ पांव जोड़ के मैडम को मनाया। मैडम की मेहरबानी थी, जैसे गहलोत साहब की मेहरबानी जो है। और फिर हमने ये सोचा कि भाई मीडिया ज्वाइन करो। तो गोविंदा जी फिर सवाल आया कि भाई क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन करें, प्रिंट मीडिया अखबार ज्वाइन करें, क्या है। मैं भास्कर के मालिक से मिला, पत्रिका में मिला। उन लोगों ने कहा भी लाख रुपये तनख्वाह ले लो और आ जाओ और काम करो, संपादक बन जाओ, यहाँ पे आपका टेस्ट है मीडिया का। लेकिन यह है कि 12 बजे से रात 12 बजे तक काम करना होगा, आप जो चाहते। चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं फर्स्ट इंडिया की इनिशिएटिव सुपर इंडियंस कार्यक्रम में। आप सुनिए जिस तरह से इन्होंने पत्रकारिता को कई आयाम दिए हैं, और यहाँ पे उपस्थित हम सब के आइडल गोविंदा जी यहाँ उपस्थित हैं, और राजस्थान के प्रेमी हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे सर के बुलाने से आया, और अभी 4-5 दिन का मेरा कार्यक्रम है यहाँ। बेसिकली जगदीश चंद्रा जी को मैं इसलिए बहुत दिल में रखता हूँ कि शुरुआती दिनों में जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे थोड़ी भीड़ में अपनी जगह बनाने की, तो उस समय हमने ये महसूस किया ये न सिर्फ राजनीतिक लोगों को ही मुकाम देते थे, ये हुनरमंद लोगों को भी बुलाते थे, रिस्पेक्ट देते थे। और उस समय तो जिस ETV के साथ ये जुड़े हुए थे, वो एक कमाल का प्लेटफॉर्म था जहां आना ही सुपर स्टारडम का एक निशानी हो जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय हमारा संघर्ष का ही दिन था, शुरुआती दिन थे, और मुझे इन्होंने ETV पे एक शो दिया जिसका नाम होता था फोक जलवा, और मैंने ETV बिहार के लिए, और उसको ETV बिहार UP दोनों पे आने लगा, और मैंने गोविंदर सर 286 एपिसोड किए उसके बाद ही मैं एक्टर बना, उसके बाद ही मेरे सिंगिंग को लोग जाने। तो हम पहले एल्बम में नहीं आए, हम पहले ETV के शो में आए। तो मेरे लिए तो मैं बोलने लगूंगा तो बहुत समय ले लूंगा। मैं इतना जानता हूं कि अगर कुछ दिन आराम करने के बाद भी जगदीश चंद्रा जी अचानक खड़े होंगे, तो मीडिया में विश्वास रखने वाले, मीडिया की निष्पक्षता में, मीडिया की निर्भीकता में जो विश्वास रखते हैं, वो जगदीश चंद्रा जी को हमेशा सैल्यूट करेंगे। हम भी सैल्यूट करते हैं। मनोज तिवारी जी बहुत ही प्रतिभाशाली BJP लीडर हैं दिल्ली में इस समय,
बहुत उज्जवल भविष्य है उनका, वो आए यहाँ पे। और ये दलों से ऊपर हैं थोड़ा सा, सभी दलों के साथ, ये ऑल पार्टी मैन, तो इनको भाजपा। मुझे ऐसा लगा कि वो टाइप का मैं काम नहीं करूँगा जिस टाइप की फिल्में ऑफर हो रही हैं, परंतु आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो बिजनेसमैन आ रहे हैं, जिस तरह लोग आ रहे हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं, और उनकी वजह से जो जहाँ जहाँ बच्चे लोग हैं वो प्रेरणा पा रहे हैं, तो आपके इस वजह से ये लोग, बच्चे लोग जो प्रेरणा लेंगे, आपके इस शो के माध्यम से देखने मिलेगा कि कैसे जगत में लोग ऐसे आ जाते हैं आगे, पुनः पुनः आगे आए। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, टैलेंट को तो पहचानते हैं लोग। देखिए मनोज भाई, अब नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने पहचाना इनको, कहाँ से निकाल के कहाँ लाए और कहाँ हैं। और किसी दिन बीजेपी में रहते रहते, आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जो है। मैंने बहुत डरते डरते स्पीच दी है, क्योंकि आजकल मैं स्पीच नहीं दिया करता हूँ। लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जगदीश चंद्र सर, आपसे अनुरोध करूंगी एक बार मनोज तिवारी सर का भी आप। तो हम लोग तो संगीत के लोग हैं, और जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि हुनर तो बहुत है दुनिया में। कुछ लोग होते हैं जो पारखी होते हैं, तो वैसे जेसी सर, उनको हम लोग जेसी सर बोलते हैं। तो राजस्थान में आना हमेशा से ऐसा लगता है कि हम भारत के हृदय में आ रहे हैं, क्योंकि हम कभी दुनिया का स्वागत करते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रसिद्ध गीत होता है जो हम राजस्थान से ही पाए हैं, वो कि केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देसरी, केसरिया बालम ओह देश में खुशियाँ कैसे न हो। मैं तो खुश होके ही आता हूँ साहब यहाँ तो। सर मैं ईमानदारी से एक बात बताऊं, मैंने ना एक लिस्ट बनाई थी और उसमें रिंकिया का पापा जो गाना है वो डाला था। मुझे नहीं लगा था कि केसरिया बालम आप गाएंगे, लेकिन जोरदार तालियां सर के लिए इस बात के लिए होनी चाहिए। देखिए, हम क्या, देश का कौन कलाकार होगा जो किसी भी जगह गया हो। हमने 5028 गाने गाए हैं अपनी जिंदगी में, अभी मैंने 5028वां गाना गाया है। तो हम अगर कभी सूरीनाम गए हैं गाने, मॉरिशस गए हैं गाने, फिजी गए हैं गाने, अगर हम इधर सऊदी अरब के देशों में गा रहे हैं, तो कोई प्रोग्राम नहीं जहां हमें केसरिया बालम न गाने को कहा गया और न गाया हो, हर जगह गाया है। तो ये एक, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक बड़े भाई कैबिनेट मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल जी, वो तो एक दिन हमको बिठा लिए, बोले कि तुम गाओ भोजपुरी और हम गाते हैं राजस्थानी। और हम लोग बहुत, और राजस्थानी और भोजपुरी दोनों भाषा को हम लोग संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए बहुत जल्दी आपको एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो वहां भी भोजपुरी और राजस्थानी साथ है। तो ये आप सोच लीजिए कितना हम लोग का नाता जुड़ा हुआ है। और हमारे जस्टिस गोपाल कृष्ण सर भी जो है लगातार इस पर कार्य भी कर रहे हैं, उसके लिए भी वो प्रसंज्ञान देते हैं। तृप्ति सर, गोविंदा सर से मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि बात राजस्थान की चल रही है और आपका बहुत बहुत स्वागत है जोधपुर में। मैंने सुनीता मैम को मार्केट में शॉपिंग करते हुए देखा था, क्या कभी आपने उनको शॉपिंग में ज्वाइन किया है? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। वो आई थी यहाँ पर और शॉपिंग के लिए निकल गई थी, जैसा आपने देखा। मुझे लगता है कि ये किस दिन क्या और कैसे किया जाए काम, इसमें मैं सरेंडर करता हूँ। ज़्यादातर मैं उन्हें पूछा करता हूँ, उससे पहले माताजी से पूछा करता था कि मैं कैसे काम क्या करूँ किस दिन विशेष रूप से। और यह मैं इसे इजी नहीं लेता हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मूवमेंट कर रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ,
मैं इसे इजी नहीं लेता हूँ, तो थोड़ा सोचना पड़ता है मुझे। और कई टाइम ऐसा होता है, कई जगहों पे प्लानिंग होती है, फिर प्लानिंग वैसी नहीं रहती क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि ये मूवमेंट, आपकी जो चलने की व्यवस्था है, वो व्यवस्था है। अच्छा सर, लेकिन कभी तो कहती होंगी कि नहीं आज तो चलना ही पड़ेगा, आप सुपरस्टार दुनिया के लिए होंगे। मैं कह तो रहा हूँ, मैं सरेंडर आदमी हूँ, मुझे क्या पूछ रही हो ना, ये आप ये सब सवाल नहीं पूछिए मुझे। मैं छोटा था तो जो माता जी कह दिया करती थी वो कर दिया करता था, अब जो बच्चों की माता जी कह दी थी वो कर देता ये शायद देखिए कि मुस्कुराहट सर अपने मन के भाव है सबके। और चलिए इस कार्यक्रम में आज इतनी गणमान्य हस्तियों के बीच में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। माननीय गोविंदा सर, माननीय मनोज तिवारी सर, जो बाहर से हमारे बतौर चीफ गेस्ट पधारे हैं, उनका मैं जोधपुर की धरा पर प्रशासन की ओर से और यहाँ की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम कई विविधता लिए हुए हैं। इसमें न केवल फर्स्ट इंडिया की बात यहाँ हो रही है, न केवल भारत 24 की बात यहाँ हो रही है, न केवल यहाँ किसी और बातों की बात हो रही है, बल्कि मुख्य बात जो निकल करके अभी जो स्टेज पर आई है, वो निश्चित रूप से जो मैंने महसूस किया कि हम विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए भी सामाजिक सरोकारों से अछूते नहीं हैं। हमारे माननीय चीफ गेस्ट साहिबान ने भी पारिवारिक व्यवस्था की बात की, माननीय गोविंदा सर ने भी परिवार की व्यवस्था की बात की, और उन्होंने बार बार, मैं समझता हूं कि अपने उद्बोधन में कम से कम 100 बार इस बात को इंगित किया कि परिवार में माँ की क्या भूमिका हो सकती है और परिवार के में माँ के आशीर्वाद से आदमी कितना ऊपर बढ़ सकता है। और इसी बात को माननीय जगदीश चंद्रा साहब ने भी टैग किया कि यस, माता पिता के आशीर्वाद से। फर्स्ट इंडिया से पहले जब ईटीवी राजस्थान में आया था, उस समय राजस्थान पुलिस के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ईटीवी के ऊपर चलने वाली पट्टी हुआ करती थी। गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से हमें ये संदेश मिलता था कि आपके फलां पुलिस स्टेशन में क्या हो गया, जरा मालूम करके बताओ। तो सर, वो हमारे लिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन का जो सोर्स था, वो एक समय नहीं, आज भी ईटीवी और फर्स्ट इंडिया है। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, इससे पहले मैं आईजी विजिलेंस राजस्थान था। सर, आप तो विजिलेंस का काम भी करते हैं और एग्जीक्यूशन का काम भी करते हैं। राजस्थान की जन जन की आवाज़ है, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो, चाहे वो रूल्स और एक्ट के वायलेशन का मामला हो, चाहे जन समस्या से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे मानव अधिकार से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो पीड़ित कोई भी हो। आपको लिए चलते हैं, जोधपुर में तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंडिया की एक खास पहल सुपर इंडियंस का आयोजन किया जा रहा है। आए तो पता लगा कि टाउनशिप का एक्सपीरियंस चाहिए, तो हमने कहा यहीं टाउनशिप शुरू कर देते हैं, और इस तरह हमारी जोधपुर के रियल एस्टेट में एंट्री हो गई और हमने वो टाउनशिप बनाई। उससे इतना मोटिवेशन मिला, लोगों को सही बताएं तो लोगों की दुआएं के साथ कितना बढ़िया घर बना के दे दिया आपने, हमारी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, इतनी सुरक्षा है, इतनी सेफ्टी है। इन सब चीज़ों ने इतना मोटिवेट किया कि हम प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट करते रहे। जोधपुर में करीब 25 लाख स्क्वायर फीट का काम हम डिलीवर कर चुके हैं, और अभी हमारी एक टाउनशिप चल रही है आदिनाथ अनंतम के नाम से। अनंतम, उसका नाम ही इनफाइनाइट है, एवरीथिंग इनफाइनाइट, हैप्पीनेस इनफाइनाइट, हेल्थ इनफाइनाइट, सेलिब्रेशन इनफाइनाइट। एक ऐसी टाउनशिप जहां हर दिन उत्सव जैसा हो। उसमें मैं जोधपुर का पहला वॉकिंग ट्रैक 150 फीट की हाइट पे दे रहा हूं। सभी बिल्डिंग को कनेक्ट करके वॉकिंग ट्रैक बना रहे हैं कि 150 फीट हाइट पे भी एक वॉकिंग ट्रैक रहे जिस पे आदमी आराम से टहल सके। तो इस तरह से
लोगों को नीड क्या है, लोगों को सुविधाएं क्या चाहिए और लोग चाहते क्या हैं, ये सब चीजें अगर आप रखते हो जेहन में तो आपको लोग लाइक करते हैं, आपके प्रोडक्ट को लाइक करते हैं और ब्रांड अपने आप बड़ा बन जाता है। हम नहीं बनाते, ब्रांड जनता बनाती है। नो डाउट। मेरा ऐसा सोचना है जोशी साहब कि जिस वक्त आप विषय का क्षय तब कर पाते हैं जिस वक्त आप उसके ज्ञाता होते हैं, जब समझ में आता है कि वो उसमें कहाँ से क्या निकलेगा तो क्या तैयार होगा। तो आपके समझ में आ रहा होगा। और जिस तरह आप कह रहे थे, मैं क्षमा प्रार्थना करना चाहूँगा, शुरू में मजाक कर रहा था मैं, तो शब्द निकल गया हूँ तो क्षमा प्रार्थना आप। परंतु मुझे ऐसा लगता है जो कामयाब है वो, मैं सदैव ये कहा करता हूँ कि जो कामयाब है मतलब ईमानदार है, और ईमानदार है इसीलिए कामयाब है। अब श्याम चुगानी जी आपसे सवाल है। श्याम चुगानी जी, और सवाल ये है कि सोना सिक्का ब्रांड जो है उसको लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सोना सिक्का जो ब्रांड है वो 40 साल वर्ष पुराना ब्रांड है। हाल में ही हमने सोना सिक्का नाम से 2 तरह के और ऑयल निकाले हैं, डबल फिल्टर्ड सोना सिक्का और कच्ची घानी, मस्टर्ड कच्ची घानी सोना सिक्का। फ्यूचर में और कई तरह के तेल निकालने की मंशा है।